नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे मेरे मित्रजन फॉलोअर्स का लगातार मेल और व्हाट्सएप के ज़रिए अनुरोध आ रहा है कि ज्योतिष को सरल और सहज तरीके से किस तरीके से समझा जाए, इस पे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वीडियो बनाएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें और ज्योतिष की बारीकियों को भी कुंडली के माध्यम से विवेचन कर सकें। तो आज हम प्रारंभ करते हैं ज्योतिष की इस नई श्रृंखला को और समझते हैं ज्योतिष की बारीकियों को, अपनी कुंडली में किस प्रकार से अध्ययन किया जाए और किस तरीके से ज्योतिष को अपनी जीवन में जन सामान्य के लिए, मित्रजनों के लिए, परिवारजनों के लिए उपयोगी बनाया जा सके। हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष की 100 से अधिक विधाएं प्रचलित हैं, परंतु प्रमुख रूप से 10 से 12 ज्योतिषीय पद्धतियों को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है, जिसमें कुंडली ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, पंचपक्षी, नंदी नाड़ी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, नक्षत्र ज्योतिष, गणित ज्योतिष, अंगूठा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, इन सारी विधाओं को समझा गया है। हस्तरेखा भी इनमें एक प्रमुख माध्यम माना गया है ज्योतिष में। परंतु इन सब ज्योतिषों का आधार वैदिक ज्योतिष को माना गया है, जिनके प्रणेता महर्षि भृगु, महर्षि पाराशर, महर्षि जैमिनी को माना गया है और उनके द्वारा रचित ग्रंथ भृगु संहिता, बृहद पाराशर होरा शास्त्र और जैमिनी सूत्र को इनका आधारभूत स्तंभ माना गया है। तो हम अपनी इस ज्योतिषीय यात्रा को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जो सरल और सहज रीति भी है और आधारभूत ज्योतिष का मार्ग भी है। तो इस यात्रा को वैदिक ज्योतिष के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में समझते हैं। सूर्य सौर परिवार में, सौर मंडल में राजा है। सारे ग्रहों का आधिपत्य सूर्य के पास है। समस्त ग्रहों का संचालन सूर्य करते हैं। सूर्य को कुंडली में पिता का कारक ग्रह भी माना गया है। सूर्य हमारी आत्मा है, आत्म कारक ग्रह भी सूर्य माने गए हैं। हमारी जिंदगी की में, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक सूर्य ग्रह माने गए हैं। हड्डियों का स्वामित्व या उत्तरदायित्व सूर्य ग्रह के पास में है। शारीरिक ढांचा जो हड्डियों का है, उसके कारक ग्रह सूर्य माने गए हैं। समाज में प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, बड़प्पन का कारक सूर्य को माना गया है। शासकीय सेवा में उच्च पदवी की नौकरी के कारक सूर्य माने गए हैं। तो जिस किसी की कुंडली में सूर्य अगर लग्न में बैठे होते हैं, तो हमने देखा है कि ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है, जिम्मेदारियों को वहन करने वाला होता है, चीज़ों को संचालित करने वाला होता है और नियंत्रण के साथ में संचालित करने वाला होता है। सूर्य लग्न में अहंकार भी दे देता है। अब हम समझते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। चंद्रमा को माता माना गया है। ग्रहों की सभा में रानी का पद मिला हुआ है चंद्रमा को। चंद्रमा सुख भाव के कारक भी माने गए हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में मन के कारक माने गए हैं। तो बोला भी जाता है कि चंद्रमा मनसो जायते। चंद्रमा की गति सबसे ज़्यादा तीव्र मानी गई है और चंद्रमा को हमारे वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडलियों का भी अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम समझते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को बुद्धि का देवता बोला जाता है। वाणी का कारक माना गया है बुध को। स्नायु तंत्र का कारक माना गया है। विद्या के कारक माने गए हैं। स्किन और त्वचा का कारक बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रहों की सभा में राजकुमार की पदवी रखते हैं, तो ननिहाल पक्ष के कारक भी बुध ग्रह को माने गए हैं। किसी भी इंसान की बुद्धि चैतन्य है या वो कमज़ोर बुद्धि का है, इसका अंदाज़ा हम जन्म कुंडली में बुध की स्थिति से लगाते हैं। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को सेनापति की पदवी प्राप्त है। मंगल को ऊर्जा का कारक माना गया है।
एनर्जी का सोर्स माना गया है मंगल को। मंगल को थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का माना गया है। छोटे भाई बहनों का कारक मंगल माना गया है। मंगल आर्मी, पुलिस या चिकित्सा क्षेत्र में नौकरी प्रदान करने के लिए कारक ग्रह माना गया है। मंगल व्यापार में, टेक्निकल लाइन या रेस्टोरेंट, इन सारी चीज़ों को खोलने के कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल अगर किसी की लग्न में विराजमान है तो ऐसा बोला गया है कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, क्योंकि लग्न में मंगल का विराजन मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से कितना उत्साहपूर्ण व्यवहार करता है, इसकी हम जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन देख के गणना करते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। सौर मंडल में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो है वो बृहस्पति को माना गया है। ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक स्वामित्व हमारी जन्म कुंडली में रखता है। बृहस्पति देव को ग्रहों की सभा में देवगुरु की उपाधि दी गई है। बृहस्पति को संतान का, धन का, महिलाओं के लिए जीवन साथी का कारक माना गया है, धर्म का कारक माना गया है। बृहस्पति ग्रह को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। ये बोला गया कि बृहस्पति आपकी कुंडली के जिस भाव में भी बैठेगा वहाँ मानिए कि गंगा जल छिड़क दिया हो। बृहस्पति शुद्धि का कारक माना गया है। बृहस्पति बुद्धि का कारक माना गया है। बृहस्पति ज्ञान का कारक माना गया है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। पुरुषों की कुंडली में शुक्र को जीवन साथी का कारक माना गया है। शुक्र हमारी जिंदगी में सौंदर्य का कारक माना गया है। अगर किसी की लग्न में शुक्र विराजमान है तो ऐसे जातक या जातिका बहुत सुंदर नयन नक्शों वाले होते हैं, छबीला उनका व्यक्तित्व रहता है। शुक्र को प्रेम का कारक माना गया है। शुक्र को वैभव विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र को स्वर्ण का कारक माना गया है। शुक्र को जिन लोगों की ज्योतिष में रुचि होती है उनका शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो गुण ज्ञानों का कारक भी शुक्र को माना गया है। शुक्र को वाहन सुख का कारक भी माना गया और सुख भाव का कारक भी माना गया। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। ग्रहों की सभा में शनि को दास माना गया है। हमारे सोलर प्लैनेट में शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का कारक है। शनि सबसे ज़्यादा दूर है, इसलिए उसकी गति बहुत धीमी या मंदगामी मानी गई है। शनि को आयु का कारक माना गया है। शनि को कर्म का कारक माना गया है। कर्म प्रधान ग्रह बोला गया है। शनि को न्यायाधीश बोला गया है। शनि न्यायप्रिय माने गए हैं। शनि को शत्रु हंता भी माना गया। अगर किसी के छठे भाव में शनि बैठे हैं तो ऐसे जातक को शत्रुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, शनि देव भी उसको हैंडल कर देंगे। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि राहु केतु ग्रह नहीं है, ये छद्म ग्रह माने गए हैं, एस्ट्रोनॉटिकल पॉइंट्स हैं। राहु और केतु मेरे अध्ययन में जो आया है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह के रूप में माने गए हैं, क्योंकि अगर राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो अचानक परेशानी आना, व्यवधान आना, एकदम से कोई बड़ी परेशानी निकल के आ जाना, इन सब चीज़ों की समस्याएं आपकी कुंडली में राहु केतु लेके आते हैं। बट अगर इनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, राहु या केतु आपकी कुंडली में उच्च के हैं, उच्च और नीच की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे और समझेंगे उच्च नीच क्या होता है। बट अगर राहु आपके जीवन में उच्च के हैं और सही जगह पर प्लेस हैं तो यही राहु आपके लिए राजयोग कारक बन जाते हैं। राहु को बेतार का कारक माना गया है, फॉरेन ट्रैवल का कारक माना गया है, भ्रमण का कारक माना गया है, मन की शक्ति का कारक माना गया है। तो राहु केतु का हमारी कुंडली में सही तरीके से प्लेस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो दोस्तों, ज्योतिष के दो आधारमूल स्तंभ जो हैं, राशियां और ग्रह, इन दोनों को याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के क्रम को याद करना बहुत आवश्यक है। ये राशियां हमेशा इसी क्रम में आती हैं और आपकी कुंडली में इसी क्रम में इनको स्थान प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से 9 ग्रह माने गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि।
राहु और केतु। राहु और केतु को ग्रह नहीं छद्म ग्रह के रूप में माना गया है। बेसिकली ये दो एस्ट्रोनॉटिकल पॉइंट्स हैं जो पृथ्वी के परिभ्रमण क्षेत्र को चंद्रमा के परिभ्रमण कक्षा जब काटती है तो जो दो पॉइंट रहते हैं उन्हें राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को ज्योतिषीय विद्या में नहीं काउंट किया जाता है, उनका प्रभाव मानव जीवन पर नहीं माना गया है, इसीलिए सिर्फ 9 ग्रह हैं, इन्हीं की हम गणना करते हैं। ये 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक 12 राशियों के स्वामित्व रखते हैं। राहु केतु का किसी राशि पर स्वामित्व नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा को एक एक राशि कर्क और सिंह प्राप्त है। बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को 2-2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। मेष राशि का स्वामित्व मंगल के पास है, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ के शनि और मीन के गुरु। इस क्रम को याद करना बेहद आवश्यक है ज्योतिष सीखने के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले आप राशियों के क्रम को याद करें, उनके स्वामित्व वाले ग्रह को याद करें और इन नवग्रह को अच्छे तरीके से समझ लें और याद कर लें। दूसरा प्रमुख बिंदु है कुंडली। जब भी हम कोई एस्ट्रोलॉजिकल ऐप खोलते हैं या जन्म कुंडली खोलते हैं उसमें बहुत सारी कुंडलियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश कुंडली या चलित कुंडली। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी कुंडली प्रमुख है। तो सबसे पहले इस बात को जान लें कि जन्म कुंडली या लग्न कुंडली कोई मूलभूत आधार कुंडली माना गया है और उसी के आधार पर संपूर्ण जीवन का विवेचन किया जाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जिसे लग्न भाव भी कहते हैं इसको माना गया है और इससे एंटी क्लॉकवाइज 12 भावों की हम काउंटिंग करते हैं। ये लग्न भाव या प्रथम भाव है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। कुंडली में हमेशा भावों की गणना एंटी क्लॉकवाइज ही की जाती है। इन 12 भावों में नंबर कोई भी हो सकता है बट भाव हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और इसी तरीके से गिने जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर लग्न भाव में मिथुन राशि है तो आगे कुंडली में किस तरीके से राशियां आएंगी। यहाँ पे अगर मिथुन राशि है तो तीसरा नंबर आएगा क्योंकि मिथुन राशि तीसरे नंबर पर है। उसी तरीके से आगे हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ चौथा, यहाँ 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और उसके बाद 1 और 2। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि राशियों का क्रम याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो राशि लग्न में आती है उसके बाद हम आगे राशियों का प्रसार करना शुरू करते हैं उसी क्रम में और जहाँ राशि खत्म होती है तो हम पहली राशि से आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मिथुन लग्न की पत्रिका बन गई है। जिस जातक की लग्न में मिथुन राशि होती है उसे बोलते हैं कि वो मिथुन लग्न का है। अगर इसके बदले यहाँ पे 6वीं कन्या राशि में मान ली जाए तो अगर यहाँ पे 6वीं राशि कन्या आएगी तो ये 6वां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से हम 6वीं राशि को लग्न में रख के आगे राशियों को फैला देंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि इन भावों में नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर बेसिकली राशि को इंगित कर रहा है। हम पूरी राशि का नाम इन भावों में नहीं लिख सकते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए नंबर को राशि के फॉर्म में लिखा जाता है जबकि भाव वही रहेगा। अगर लग्न भाव में 3 नंबर है तो भाव तो लग्न ही रहेगा बट यहाँ राशि मिथुन आ गई क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि को दिया गया। लग्न में अगर 6 नंबर है तो भाव तो प्रथम ही रहेगा मगर यहाँ कन्या राशि आ गई है जिसको 6 नंबर दिया गया है। तो कुंडली में सबसे पहले ये जानें कि लग्न में कौन सी राशि दी गई है, तो आपकी लग्न किस राशि की है और उस लग्न के स्वामी मिथुन के बुध माने गए हैं तो आपके लग्नेश बुध हैं और उसके बाद 12 भावों की गणना की जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
यहाँ पे 9 या 12 नंबर डला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये या तो 9वां भाव या 12वां भाव है। ये भाव हमेशा 7वां भाव ही काउंट करेगा, ये भाव हमेशा 10वां ही रहेगा और ये भाव द्वादश रहेगा। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इस ज्योतिषी यात्रा में कि जन्म कुंडली का विवेचन कैसे किया जाए, किस तरीके से समझा जाए कि लग्न में कौन सी राशि है, हमारे लग्नेश कौन से हैं, और प्रथम भाव में कौन सी राशि पड़ी है, द्वादश भाव में कौन सी राशि पड़ी है, सप्तम भाव में कौन सी है, चतुर्थ में कौन सी है और दशम में कौन सी है। ये भाव कांस्टेंट रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इनकी काउंटिंग रहेगी, और जो भी राशि जन्म के समय में लग्न में रहेगी उस राशि को लग्न में डाल के आगे राशियों का प्रसार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या समझा कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, उनका क्रम क्या है, 9 ग्रह कौन से होते हैं, लग्न कुंडली नवमांश कुंडली में कौन सी कुंडली को आधारभूत कुंडली माना गया है, कुंडली में किस तरीके से 12 भावों को वर्गीकृत किया गया है और उनका क्रम क्या है, और किस तरीके से राशियों को जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में स्थान प्राप्त होता है। ज्योतिष को सरलता से सीखने की अपनी इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव किन किन चीज़ों के कारक माने गए हैं, किस तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से रिलेशन, नौकरी, आयु, कौन से कालखंड जीवन के हम किस भाव से देख सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मगर सबसे पहले हमने जो अपने पुराने वीडियो में सीखा हुआ था कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, और 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इसको पहले बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, और मैं ये पुनः दोहराऊंगा कि राशियों का और ग्रहों का ये क्रम और कुंडली के इन भावों का ये क्रम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये क्रम कभी नहीं बदलता। तो इस क्रम को याद करना बेहद आवश्यक है। अब हम समझते हैं कि लग्न कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन में किस किस चीज़ों को दर्शाते हैं। प्रथम भाव, जिसको हम लग्न भाव भी कहते हैं, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। लग्न टोटलिटी में आप स्वयं हैं। लग्न को मस्तिष्क भी बोला जाता है। इस भाव से हम आपके मस्तिष्क को, मन को, सोच को और ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हैं। द्वितीय भाव जो है वो आपकी फैमिली का, आपके कुटुंब का, संचित धन का भाव कहलाता है। इस भाव से हम मुख, दांत और जिह्वा का भी विचार करते हैं। दूसरा भाव को हम धन भाव भी कहते हैं या धनेश भी कहते हैं। तीसरा भाव ये छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव कहलाता है, शॉर्ट जर्नी का भाव कहलाता है, कम्युनिकेशन या संचार का भाव कहलाता है। आप जीवन में किस तरीके से एफर्ट करेंगे, कितना पराक्रमी रहेंगे, ये तीसरे भाव से हम देखते हैं। चतुर्थ भाव, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, माता का भाव भी कहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है, सुख का भाव है। जीवन में जमीन, जायदाद, वाहन, जेवरात, गाय, भैंस और जिस नाना प्रकार के जो सुख हैं, वैभव, विलासिता हैं, वो सारे चीज़ों को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, इसलिए इसको सुख भाव कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना गया है। पांचवा भाव, जिसे हम विद्या का भाव भी कहते हैं, एजुकेशन का भाव भी कहते हैं, आपकी सोच का भाव भी कहते हैं, एंटरटेनमेंट का भाव भी कहते हैं, लव या प्रेम संबंधों का भाव भी कहते हैं। पांचवा भाव आपकी बॉडी पार्ट में आपकी छोटी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर से संबंधित जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए भी देखा जाता है। छठवां भाव, जिसे हम षड रिपु, रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहते हैं, वो भी माना जाता है। इस भाव से आप अपने बॉडी के लोअर एब्डोमेन, आप अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को भी देखते हैं। कर्ज को आप छठे भाव से देखते हैं। मामा का या नानी का पक्ष या मौसी का पक्ष आप छठे भाव से देखते हैं। आप अपने जीवन में प्रतिस्पर्धी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वाली चीज़ हम छठे भाव से देखते हैं।
किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हम क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री या सेवा का भाव है उसको हम किस तरीके से करेंगे, नौकरी हम किस तरीके से करेंगे, ये हम छठे भाव से देखते हैं। कोर्ट कचहरी और किसी भी प्रकरण का भाव है उसको भी हम छठे भाव से देखते हैं। ये है सप्तम भाव, इसे हम जीवन साथी का भाव कहते हैं, लाइफ पार्टनर का भाव बोलते हैं, या बिजनेस में अगर हमारी पार्टनरशिप है तो हम उसका भाव बोलते हैं। डेली ट्रांजैक्शन का या डेली आय का, डेली सेल परचेज का भाव भी बोला जाता है। सातवां भाव हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सातवें भाव से हम अपने व्यवसाय को किस तरीके से स्थापित करेंगे ये समझते हैं। नाभि के नीचे का हिस्सा पेट का, आपकी छोटी आंत, यूरिन इन्फेक्शन या गुप्तांगों का भाव भी ये बोला जाता है। अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो सातवें भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव जिसे हम आयु का भाव भी बोलते हैं, किसी भी तरीके की ऑकल्ट जो चीज़ है या ऑकल्ट साइन है वो सारी चीज़ें हम अष्टम भाव से बोलते हैं। अष्टम भाव को हम विदेश यात्रा के लिए भी कारक मानते हैं। अष्टम भाव को हम भूगर्भीय चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए लेते हैं। किसी भी तरीके की रिसर्च है या ज्योतिष है, ज्योतिष को हम आठवें घर से देखते हैं। आठवां घर हमारे आयु का, हमारी जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव भी कहलाता है। आठवां भाव किसी बड़ी घटना या दुर्घटना का भी कारक माना गया है। बहुत सारी चीज़ें जो अनजान है, अचानक हमारे जीवन में आ जाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आठवें घर से देखते हैं। ये नवम भाव है, इसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, धर्म का भाव भी कहते हैं, हायर एजुकेशन का भाव भी कहते हैं। न्यायालय के लिए भी नवम भाव को देखा जाता है। नवम भाव हमारी स्कॉलर या स्कॉलरशिप के लिए, पीएचडी या ओन एजुकेशन के लिए भी देखा जाता है। पिता या पितृ का भाव भी कहा जाता है। नवम भाव को हम पिता से या अपने पूर्वजों से भी रिलेट करते हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म के लिए यात्राएं या बड़ी यात्राओं को भी हम नवम भाव से देखते हैं। दसवां भाव ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। दसवें भाव को हम अपने जीवन में किस तरीके से कार्य करेंगे, क्या फील्ड हमारी कार्य की होगी, हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके की जॉब या व्यवसाय का चुनाव करेंगे, ये हम दसम भाव से देखते हैं। दसम भाव में हमारे पैरों के घुटने और नीचे का हिस्सा घुटनों से, ये वाला इस चीज़ में आता है। दसम भाव से भी हम पिता को देखते हैं। नवम और दसम भाव दोनों से हम पिता या पितरों को देखते हैं। उत्तर भारत में हम दसम भाव से और साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में हम नवम भाव से इसको देखते हैं। एकादश भाव हाउस ऑफ गेन है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है, हमारी बॉडी में पैरों की पिंडलियों का भाव है, हमारे लेफ्ट ईयर का ये भाव माना जाता है। किसी भी तरीके की हमारी गेन का भाव है एकादश भाव। हमारी ज़िंदगी की जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्तियों का भाव है एकादश भाव। अंत में चलते हैं 12th हाउस यानी द्वादश भाव में। द्वादश भाव को व्यय का भाव माना गया है। द्वादश भाव को हमारे बॉडी पार्ट्स में आँखों के लिए और ओवरऑल पैरों के लिए माना जाता है। किसी भी तरीके की बीमारियां या रोग अगर हमें देखना है आँखों से संबंधित या पैरों से संबंधित तो हम द्वादश भाव से मानते हैं। ये फॉरेन ट्रैवल का भी भाव माना गया है, आध्यात्म का भाव है, मेडिटेशन का भाव है, मोक्ष का भी भाव माना जाता है। 12th हाउस को हम हाउस ऑफ मोक्षा के रूप में भी जानते हैं। किसी भी तरीके के हमारे हॉस्पिटल के, जेल से, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस हैं या जीवन में ओवरऑल जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस को हम अपने बड़ी बहन के बच्चों या भांजे या भांजियों के लिए भी देखते हैं। तो ये तो हो गए हमारी कुंडली में 12 भाव और उनके भाव के कारक और उनके रिलेशंस और बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीज़ें। अब दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ें जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि इन भावों को या भावों के युग्म को हम किस तरीके से बोलते हैं। कई बार हमने बोलते सुना होगा कि कोई भी ग्रह केंद्र भाव में चला गया, त्रिकोण में चला गया, त्रिक भाव में चला गया, उपचय भाव में चला गया, त्रिशडाय भाव में चला गया। तो ये भाव हैं क्या? तो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से कुछ भावों के युग्म को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। जो भी भाव 1, 4, 7 और 10 इसके ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम केंद्र भाव बोलते हैं। तो 1, 4, 7, 10 को केंद्र भाव बोला जाता है। जब भी हम
केंद्र भाव बोलेंगे या केंद्र भाव की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि 1, 4, 7 या 10 इनमें से कहीं पे भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो केंद्र भाव में बैठा है। दूसरा 1, 5 और 9 इसे त्रिकोण भाव भी बोला जाता है, सबसे उत्तम भाव माना जाता है, शुभ भाव माना जाता है। कोई भी प्लेनेट अगर त्रिकोण भाव में जाता है तो बहुत शुभ माना जाता है। 1, 5 और 9। तीसरा जो लेके चलते हैं हम उसे बोलते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव को हम परेशानियों का, विषमताओं का भाव भी बोलते हैं, किसी तरीके के चैलेंज जो आ रहे हैं उनका भाव भी बोलते हैं। तो 6, 8 और 12 इन तीनों भावों को हम त्रिक भाव भी बोलते हैं। वैसे इसमें तृतीय भाव की भी गणना की जाती है, परंतु आज के समय में पराक्रम को हमने अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट मान लिया, इसलिए हम अब तीसरे भाव की गणना नहीं करते। तो 6, 8 और 12, षष्टम, अष्टम और द्वादश, इन 3 भावों को हम त्रिक भाव के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि कुंडली के 12 भाव किन किन चीज़ों के कारक माने गए हैं, किन चीज़ों से रिलेट करते हैं और हमारी ज़िंदगी में किस प्रकार से वो अपने परिणाम देते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपने इस लेसन को कि जन्म कुंडली देखने के लिए 12 राशियों का क्रमबद्ध तरीके से याद होना आवश्यक है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और इस तरीके से चलते हुए मीन राशि तक का क्रम हमें याद रखना है। नवग्रह जो हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनको याद करना आवश्यक है। राशियों के जो स्वामी हैं, जैसे मेष राशि के मंगल को स्वामी माना गया है, वृष राशि और तुला के लिए शुक्र को स्वामी माना गया है। तो इस तरीके से हमें ये याद करना आवश्यक है कि राशियों के स्वामी क्या हैं। ये क्रम और ग्रहों और कुंडली के 12 भावों के क्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से कुंडली के 12 भाव और उनके कारक क्या हैं। ज्योतिष सीखने की अपनी इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि नवग्रह सूर्य, मंगल, बुध, राहु, गुरु, ये सारे ग्रह किस तरीके से हमारे कुंडली के अलग अलग भावों में अपना स्वामित्व रखते हैं और किन भावों में ये हमें शुभ परिणाम देते हैं, इनकी स्थिति हमारे जीवन में सुखदायी होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लग्न भाव या प्रथम भाव जिसे हम बोलते हैं, इस भाव में अगर सूर्य स्थित है तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है लग्न भाव में। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव, द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा अगर विराजमान है तो इनकी स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है, श्रेयस्कर मानी जाती है। तृतीय भाव जिसे पराक्रम का भाव कहते हैं, इसमें मंगल अगर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। चतुर्थ भाव अर्थात सुख भाव, यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र का बैठना बहुत अच्छा माना गया है। पांचवा भाव जिसे संतान भाव या विद्या का भाव कहते हैं, इसमें गुरु और बुध की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। छठवां भाव मंगल और शनि का बैठना जिसे हम षड रिपु का भाव भी बोलते हैं, रोग ऋण शत्रु वाला भाव भी बोलते हैं, इसमें मंगल और शनि की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। सातवां भाव जिसे हम जीवन साथी का भाव भी मानते हैं, पार्टनर का भाव मानते हैं, इसमें गुरु, शुक्र और बुध की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। आठवां भाव जिसे हम आयु का भाव भी कहते हैं, इसे हम शनि और केतु की उपस्थिति अच्छी मानी गई है। नौवां भाव जिसे हम भाग्य स्थान या धर्म भाव भी कहते हैं, पिता का भाव कहते हैं, इसमें गुरु का बैठना शुभ माना गया है। 10वां भाव जिसे हम कर्म का क्षेत्र कहते हैं, इसमें सूर्य, शनि, मंगल, गुरु और बुध, ये 5 ग्रह इसके कारक माने गए हैं, इनकी उपस्थिति हमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देती है। एकादश भाव इसमें गुरु की उपस्थिति, इसको लाभ भाव भी कहा जाता है। और द्वादश भाव इसमें शनि, राहु और केतु की उपस्थिति अच्छी मानी गई है, इसको व्यय भाव भी कहा जाता है। दोस्तों, ये समझना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कुंडली के 12 भाव अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, उनके पास अलग अलग स्वामित्व है क्षेत्रों का, ठीक उसी प्रकार से इन नवग्रहों का भी स्वामित्व है कुंडली में और जीवन में। ये कारक माने गए हैं भिन्न भिन्न चीज़ों के और हमारी ज़िंदगी में अपनी शुभ और अशुभ अवस्था में उन्हीं चीज़ों को प्रभावित करते हैं या उनके शुभ परिणाम हमारी ज़िंदगी में देते हैं। सूर्य को प्रथम और दशम भाव में अच्छा माना गया है, सूर्य को दशम भाव में दिग्बली भी माना गया है। मंगल को
भी दशम भाव में दिग्बली माना गया है। गुरु और बुध को प्रथम भाव में दिग्बली माना गया है और शुक्र को चतुर्थ भाव में दिग्बली माना गया है। ये ग्रह अपने कारकत्व में, इन ग्रहों के पास उत्तरदायित्व है हमारी जिंदगी में इस तरीके के प्रभाव देने का। तो इस प्रकार अगर गुरु की उपस्थिति एकादश में, द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में और नवम भाव में है तो ये माना गया है कि गुरु इन भावों के कारक हैं। तो इन भावों के परिणाम गुरु भी दे सकते हैं। अगर भाव किसी कारण से कमज़ोर है तो गुरु अगर किसी कुंडली में बली है तो गुरु इन भावों के परिणाम भी देंगे। तो दोस्तों अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों का कारकत्व और स्वामित्व, आप बार बार वीडियो में सुनेंगे मुझसे कि ये इसके कारकत्व है, इनका स्वामित्व इन ग्रहों के पास है। बेसिकली ये होता क्या है, जिस तरीके से कुंडली में अलग अलग भावों को अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार बताया गया है, ठीक उसी तरीके से ग्रहों को भी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और माना गया है। अगर जैसे किसी विद्यार्थी की हम अगर कुंडली देखते हैं, हम देखते कि बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, पढ़ने में बहुत तेज है, तो कहीं ना कहीं गुरु या बुध का संबंध उसके 5वें भाव से होगा या दृष्टि होगी या उसकी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति बहुत ही शुभ होगी। गुरु को धन का, संतान का, विद्या का, पूजा पाठ का कारक माना गया है। महिलाओं की कुंडली में गुरु को जीवन साथी का कारक माना गया है और पुरुष की कुंडली में शुक्र को जीवन साथी का कारक माना गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर महिला की कुंडली है तो जीवन साथी के लिए गुरु को देखेंगे और पुरुष की कुंडली है तो जीवन साथी के लिए शुक्र को देखेंगे। इस कारकत्व और स्वामित्व का मतलब है कि गुरु हमारी जीवन में इन चीज़ों को देने में सक्षम है, उसके पास जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें देने की। सूर्य को प्रथम भाव में श्रेष्ठकर माना गया है। सूर्य लग्न का स्वामी माना गया है। सूर्य हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का और शारीरिक ढांचे का और हड्डियों का भी कारक माना गया है, मान सम्मान का भी कारक माना गया है। अगर सूर्य किसी के लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे आदमी पुष्ट शरीर का होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ठीक इसी तरीके से शनि को लेते हैं। शनि को 6वें, 8वें, 10वें और 12वें भाव का कारकत्व मिला हुआ है। शनि को आयु का देवता भी बोला गया है। 8वां भाव आयु का है, तो अगर शनि 8वें भाव में विराजमान है तो निश्चित रूप से उसकी आयु बहुत अच्छी होगी। बट ये देखना यहाँ पे पुनः आवश्यक है कि शनि मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, क्योंकि वहाँ पे उसके प्रभाव बदल जाएंगे राशियों के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से, युति के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से आप मानेंगे कि राहु को 12वें घर का कारक माना गया है, क्योंकि राहु विदेश यात्रा का कारक माना गया है। 12वां घर फॉरेन ट्रैवल का भी है, तो अगर राहु किसी के 12th हाउस में है तो डेफिनेटली उसकी फॉरेन जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये हो गए ग्रहों के कारकत्व और स्वामित्व, उनकी जिम्मेदारियां, इस चीज़ों को किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ये हमने आज अपनी वीडियो में समझा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रहों के बारे में कि ग्रहों का नैसर्गिक गुणधर्म क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रह हैं हमारे ज्योतिष में, जो हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं अपना। सर्वप्रथम हमें ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन ग्रहों का स्वभाव क्या है। सूर्य, जिसको आत्मकारक ग्रह भी माना जाता है, सूर्य को एक क्रूर ग्रह के रूप में माना जाता है। चंद्रमा सौम्य ग्रह या नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है, मगर चंद्रमा पक्ष बली है कि नहीं ये देखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष में है तो चंद्रमा अशुभता लिए रहता है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सौम्य और शुभ माना जाता है। मंगल क्रूर ग्रह माना जाता है। बुध, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, क्योंकि बुध के बारे में बताया गया है कि उसका ग्रहों के साथ में प्रभाव उसके स्वभाव को निर्धारित करता है। गुरु और शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। ये 2 प्लैनेट पूर्ण शुभत्व लिए हुए हो रहते हैं। शनि को पापी ग्रह माना गया है। राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों को भी पापी ग्रह माना गया है। अब समझते हैं बुध के बारे में। बुध के साथ में ये बोला गया है कि बुध का संबंध जिस ग्रह के साथ होता है, बुध की युति जिस ग्रह के साथ होती है, या बुध को जिन ग्रहों की दृष्टि मिलती है, बुध का स्वभाव उस तरीके से रहता है। अगर बुध पापी ग्रहों के साथ में है आपकी कुंडली में स्थित, तो बुध को हम पापी ग्रह के रूप में लेंगे,
और बुध अगर सौम्य ग्रहों के साथ में है, गुरु शुक्र या चंद्रमा के साथ में, तो बुध को हम सौम्य या शुभ ग्रह लेंगे। बुध अगर कुंडली में अकेले बैठे हुए हैं तो हम बुध को शुभ ग्रह के रूप में मानेंगे, और बुध अगर सूर्य या मंगल के साथ में है तो बुध को हम क्रूर ग्रह के रूप में मानेंगे। हम आगे अपने इस श्रृंखला में समझेंगे कि ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता, तात्कालिक मित्रता और पंचदा मैत्री, इसके हिसाब से ग्रहों के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, जो अपने आप में थोड़ा विस्तृत है, उसको हम आगे अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब जैसे हमने अपने पुराने श्रृंखला में सीखा कि 12 राशियां रहती हैं और हर 12 राशियों के आधिपत्य एक एक ग्रह को मिला हुआ है, राहु केतु को किसी भी ग्रह राशि का स्वामित्व नहीं मिला है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि क्यों किसी की कुंडली में शुभ ग्रह भी अशुभ परिणाम डिलीवर कर रहे होते हैं, और बहुत लोगों की कुंडलियों में अशुभ ग्रह शुभ परिणाम दे रहे होते हैं। या हमने बहुत बार सुना हुआ है ज्योतिष की चर्चाओं में किन्हीं विद्वानों से कि किसी भी इंसान के आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए राहु या शनि बहुत सहायक सिद्ध हो गए। कैसे ये पापी ग्रह सहायक सिद्ध होते हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारी जन्म पत्रिका में ग्रहों की भाव में बैठना और राशियों में उनका किस राशि में वो बैठे हुए हैं, ये उनके स्वभाव का निर्धारण करता है। इसको हम समझ सकते हैं कि ग्रह किस अवस्था में है, उच्च की अवस्था में या नीच अवस्था में, इसको राशि के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अगर कोई ग्रह एक निश्चित राशि में है तो हम उसे उच्च अवस्था मानते हैं, और उसके विपरीत अगर ग्रह एक खराब राशि में है तो उसको नीच मानते हैं। जैसे हम समझेंगे कि अगर सूर्य मेष राशि में है तो सूर्य को उच्च माना जाएगा, उच्च ग्रह सूर्य रहेगा, सूर्य आपकी कुंडली में शुभत्व लिए हुए रहेगा। और अगर सूर्य आपकी कुंडली में तुला राशि यानी कि 7 नंबर की राशि में है तो सूर्य नीच के माने जाएंगे। चंद्रमा अगर वृष राशि में है तो उच्च, और वृश्चिक राशि में है तो नीच के माने जाएंगे। वृष 2 नंबर की राशि और वृश्चिक 8 नंबर की राशि है। सरल तरीके से समझे, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि कुंडली में राशियों के नाम ना रह के नंबर डला रहता है, और वही राशियों का सांकेतिक नाम है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य 7वें नंबर पे है तो इसका मतलब सूर्य नीच राशि के हैं, और 1 नंबर यानी मेष राशि में तो सूर्य उच्च के हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल अगर मकर राशि में है तो उच्च, और कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि में है तो नीच रहेंगे। बुध कन्या राशि में है तो उच्च, और मीन राशि में है तो नीच के रहेंगे। मीन राशि 12वें नंबर की राशि और कन्या 6 नंबर की राशि है। बृहस्पति या गुरु कर्क 4 नंबर की राशि में उच्च, और 10 नंबर मकर राशि में नीच के रहेंगे। शुक्र 12 नंबर मीन राशि में उच्च रहेंगे, और 6 नंबर कन्या राशि में नीच माने जाते हैं। शनि 7 नंबर तुला राशि में उच्च माने जाते हैं, और मेष 1 नंबर राशि में नीच माने जाते हैं। राहु के बारे में बहुत सारे ज्योतिर्विदों का मतभेद है। बृहद पाराशर या पाराशर ऋषि वृष राशि में राहु को उच्च के मानते हैं, जैमिनी सूत्र में, और बाकी विद्वान मिथुन राशि में राहु को उच्च मानते हैं। तो राहु केतु में थोड़ा सा मतभेद है। तो राहु को मिथुन और वृष राशि में उच्च का माना जाता है, धनु और वृश्चिक राशि में नीच माना जाता है। केतु को उसके विपरीत धनु या वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है, और मिथुन या वृष राशि में नीच का माना जाता है। उच्च और नीच को सरल और सहज तरीके से समझने का एक नियम है जो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें। कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में नीच का हो जाता है। अगर हम सूर्य को लेंगे तो सूर्य 1 नंबर मेष राशि में अगर उच्च के होते हैं तो 7वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7 तुला राशि में जाके सूर्य नीच के हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा अगर वृष में उच्च के होते हैं, वृष 2 नंबर की राशि है, तो वृष से 7वीं राशि 1 2 3 4 5 6 7 वृश्चिक 8वीं नंबर की, तो दूसरी राशि से 8वें नंबर की राशि वृश्चिक 7वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इसको समझना बहुत ही आसान है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक 7वीं राशि में नीच हो जाता है। अगर हम समझें केतु धनु यानी 9वीं राशि में उच्च का हो रहा है, तो 7वीं राशि कौन सी होगी नीच की? तो धनु मकर कुंभ मीन, यहाँ राशि खत्म हो गई।
चौथी राशि है। इसके बाद हम पुनः आगे इसी क्रम में आ जाएंगे 5, 6 और 7, मेष, वृष और मिथुन। तो केतु मिथुन राशि में जाके नीच के हो जाएंगे। तो ये हो गया ग्रहों का 7वीं राशि में नीच होना। अब एक और आसान तरीका है जिसको समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है, शनि उस राशि में नीच के होते हैं। तो मैंने साइन बनाया हुआ है, टिक का आप समझेंगे। सूर्य जिस राशि में उच्च का होगा, शनि उस राशि में नीच होगा। शनि जिस राशि में उच्च होगा, सूर्य उस राशि में नीच होंगे। ठीक इसी तरीके से मंगल जिस राशि में उच्च का होगा, कर्क में, बृहस्पति उस राशि में नीच का होगा, मकर में। मंगल जिस राशि में नीच के होंगे, बृहस्पति उस राशि में उच्च के होंगे। ठीक इसी प्रकार से बुध और शुक्र की युति है कि बुध जिस राशि में उच्च के माने जाते हैं, शुक्र उस राशि में नीच के रहते हैं, और शुक्र जिस राशि में उच्च के माने जाते हैं, बुध उस राशि में नीच के रहते हैं। और राहु और केतु आपस में एक दूसरे की राशि में उच्च और नीच के होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने समझा कि ग्रहों की उच्च और नीच अवस्था उनके स्वभाव का निर्धारण करती है। तो अब हम समझेंगे कि ग्रहों की दृष्टियाँ क्या होती हैं। हमारे अनुभव में जब भी हम किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो सामने आता है कि शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, अरे इस भाव पे तो मंगल की दृष्टि है, ये वाला भाव अच्छा हो गया, ये भाव खराब हो गया। तो सर्वप्रथम हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दृष्टियाँ होती क्या हैं। दृष्टियाँ 4 प्रकार की होती हैं, एकपात, द्विपात, त्रिपाद और चतुष्पाद। चतुष्पाद दृष्टि को हम पूर्ण दृष्टि मानते हैं। सारे ग्रहों को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, जिसे पूर्ण दृष्टि कहा जाता है या चतुष्पाद दृष्टि कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से 7वें ग्रह में भाव में उसकी दृष्टि होगी। सूर्य अगर यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ 1 नंबर डला है, इसे काल पुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। हर बार नंबरों का सीक्वेंस ये नहीं रहेगा। हम मेष राशि, मेष लग्न की पत्रिका ले रहे हैं, इसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। सूर्य अगर एक लग्न में बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7वें भाव पे भी सूर्य की दृष्टि है। इसका मतलब सूर्य 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, तो जो प्रभाव वो लग्न में देगा वही प्रभाव 7वें भाव में भी देगा। ठीक उसी तरीके से मंगल, शनि, गुरु को 4वीं, 7वीं, 8वीं, गुरु को 5वीं, 7वीं, 9वीं, शनि को 3, 7, 10 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। दो दृष्टियाँ अतिरिक्त हैं। राहु केतु छद्म ग्रह हैं, इनको दृष्टियाँ प्राप्त नहीं है बहुत सारे ज्योतिर्विदों के अनुसार, और कुछ विद्वानों के अनुसार राहु केतु को भी 5वीं और 9वीं अतिरिक्त दृष्टियाँ प्राप्त हैं गुरु के समान। तो पहले हम समझते हैं शनि को लेके। अगर शनि चौथे आपके घर में बैठा है, सुख स्थान में बैठा है, तो शनि को 3री और 10वीं 2 अतिरिक्त दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 7वीं तो है ही। तो शनि 1, 2 और 3 इस भाव को प्रभावित करेगा 3री दृष्टि से, 4, 5, 6, 7 इसको प्रभावित करेगा, 8, 9 और 10 इसको प्रभावित करेगा। मतलब शनि जब चौथे स्थान में बैठेगा तो आपकी 6वें भाव को, आपके 10वें भाव को और आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेगा। तो इसी को बोलते हैं शनि की दृष्टियाँ, कि शनि बैठा तो चौथे घर में, बट शनि अपनी 3, 7 और 10 दृष्टियों से 6वें, 10वें और लग्न भाव को भी प्रभावित करता है। तो ये हो गई ग्रहों की दृष्टियाँ। ज्योतिष सीखने की अपनी श्रृंखला में आज हम समझेंगे कि ग्रह और राशियों की डिग्रियां क्या होती हैं और क्यों ज्योतिषीय गणना में उनको इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। कोई भी ग्रह हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से परिणाम देगा, ये उनकी डिग्रियों की गणना के आधार पर ही समझा जाता है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को 360 डिग्री में मापा गया है, जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में भाचक्र भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक बिंदु से चलना प्रारंभ करके दोबारा उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। जैसा हमने अपने पुराने वीडियो में देखा है कि राशियां जो हैं वो 12 राशियां होती हैं। इसका मतलब 360 डिग्री को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री की एक राशि होती है। ठीक उसी तरीके से ग्रह भी 12 होते हैं। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को भी उसमें गणना की जाती है, बट चूंकि वो बहुत दूर होते हैं इसलिए वो प्रभावहीन है। बट 12 ग्रह रहते हैं, इसलिए 360 डिग्री को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो एक ग्रह को भी 30 डिग्री प्राप्त होती है। अर्थात भाचक्र में 30 डिग्री की जिम्मेदारी एक ग्रह की रहती है।
तो 12 राशियाँ और 12 ग्रह होते हैं। ग्रह और राशि 30-30 डिग्री की होती है। अब समझने की बात ये है कि किस तरीके से ग्रह अपनी डिग्री और अवस्था में परिणाम देंगे, ये जानना बहुत आवश्यक है। 30 डिग्री को 5 अवस्थाओं में तोड़ा जाता है। कोई भी ग्रह उसके आगे सदैव डिग्री लिखी होती है। जब भी आप कुंडली का अध्ययन करेंगे तो ये समझना बेहद आवश्यक है कि ग्रह की डिग्री क्या होती है और किस अवस्था में रहता है। 0 से लेकर 6 डिग्री तक ग्रह की बाल्य अवस्था मानी जाती है। 6 डिग्री 1 मिनट से लेकर 12 डिग्री तक किशोरावस्था, 12 डिग्री 1 मिनट से 18 डिग्री तक युवावस्था, 18 डिग्री 1 मिनट से लेकर 24 डिग्री तक प्रौढ़ावस्था और 24 डिग्री 1 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक वृद्धावस्था मानी जाती है। 30 डिग्री पे आके ग्रह मृत अवस्था में पहुंच जाता है। अर्थात ग्रह अगर कोई भी 29 या 30 डिग्री में है तो ये माना जाता है कि अब उस ग्रह में अपना प्रभाव देने की क्षमताएं बहुत कम आ गई हैं। वो अपने परिणाम बहुत ही न्यून स्तर पर आपकी ज़िंदगी में देगा। ठीक उसी तरीके से बाल्य अवस्था है, जैसे नाम से ही ये चीज़ को समझा जा सकता है कि शिशु हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। शिशु के पास में उतनी शक्ति या पावर नहीं होती कि वो किसी को प्रभावित कर सके। तो माना गया अगर कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री में है तो बाल्य अवस्था में है, मतलब ग्रह को जो रिजल्ट देगा वो 25% ही उसकी इंटेंसिटी रहेगी। ठीक उसी तरीके से किशोरावस्था में हम मानते हैं कि 50 डिग्री तक ही ग्रह अपना प्रभाव दे सकता है। युवा अवस्था में हम 100% लेके चलते हैं कि अगर कोई ग्रह युवा अवस्था में है, जैसे अपनी ज़िंदगी में भी हम बोलते हैं कि युवा अगर पत्थर में भी लात मार दे तो पानी निकल आता है, मतलब ऊर्जा संपूर्ण रूप से उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो युवा अवस्था में अगर कोई ग्रह है तो 100% रिजल्ट डिलीवर करेगा, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी 100% रहेगी। प्रौढ़ अवस्था में 50% और वृद्धावस्था में 25% रहेगी। बट कोई भी ग्रह अगर 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक है, अर्थात किशोरावस्था के आखिरी चरण में है और प्रौढ़ अवस्था में 20 डिग्री तक है, तो ये माना जाता है कि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक ग्रह पूर्ण बली होता है। तो आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री तक है तो इसका मतलब है कि वो ग्रह अपनी 100% तीव्रता से रिजल्ट देगा। अब ये निर्भर करेगा कि वो योग कारक है या अरिष्ट कारक है, तो उसकी जो रिजल्ट होंगे वो उसी तरीके से रहेंगे, मगर परिणाम वो पूर्ण देगा। कोई भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है और मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो हो सकता है कि बुध जो है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा हो, सामान्य रिजल्ट दे रहा हो, बट मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा हो। उसका कारण होगा कि मंगल युवा अवस्था में आपकी कुंडली में बैठा होगा और बुध की हो सकता है बाल्य अवस्था या वृद्धावस्था हो। इसलिए कोई भी ग्रह जब आपको रिजल्ट देता है तो ये समझना आवश्यक है कि उसकी डिग्रियां क्या है। अब दूसरा हम समझते हैं कि सूर्य के संपर्क में ग्रह अस्त कैसे हो जाते हैं। हम बार बार सुनते हैं कि कोई ग्रह अस्त हो गया है। अस्त होता क्या है और क्यों अस्त हो जाते हैं, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सूर्य और बुध अगर किसी भाव में एक साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ वैसे सारे ही ग्रह अस्त हो जाते हैं सिवाय राहु केतु को छोड़ के। अगर राहु केतु सूर्य के साथ है तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो वो अस्त हो सकता है, बट अस्त होने के लिए निश्चित डिग्री का होना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य को ब्रह्मांड का या सौर मंडल का राजा बोला जाता है। सूर्य में इतना तेज है कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के समीप है तो सूर्य के तेज से वो ग्रह निष्प्रभावी या निष्फल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई ग्रह अस्त हो गया। तो सूर्य और बुध लगभग 50% कुंडलियों में साथ में मिलेंगे, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होता है। सूर्य और बुध साथ में रहते हैं तो बुधादित्य योग भी बनाते हैं। तो क्या सदैव बुधादित्य योग अस्थि होता है, और अगर अस्त है तो फिर योग कैसे हो गया? तो ये समझना बेहद आवश्यक है कि सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह है तो उनकी डिग्रियां कितनी हैं। वैसे तो हर ग्रह की अलग अलग डिग्री रहती है। मंगल की 17 डिग्री है, शनि की 15 डिग्री है, शुक्र की 9 डिग्री है, बट फिर भी हम लेके चलते हैं कि 10 से 12 डिग्री का अगर सूर्य और उस ग्रह के बीच में अंतर है तो ग्रह अस्त होना प्रारंभ हो जाता है, और डिग्रियां जैसे जैसे कम होती जाएंगी उस ग्रह का फल बिल्कुल जीरो होता जाएगा और न्यून हो जाएगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य 10 डिग्री के बैठे हुए हैं और बुध भी उस कुंडली में 10 डिग्री पे है, मतलब बुध पूर्ण रूप से अस्त है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में जीरो रहेगा। या सूर्य मान लीजिए 10 डिग्री के हैं या 11 डिग्री के सूर्य हैं
और मंगल जो है 15 डिग्री के हैं, तो सूर्य और मंगल में 4 डिग्री का फर्क है। इसका मतलब है कि सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया। तो 10 डिग्री से 12 डिग्री, मेरा बोलने का मतलब है कि अगर सूर्य और उस ग्रह के बीच में डिग्री में अंतर 10 डिग्री का है तो वो ग्रह अस्त माना जाएगा। अब हम समझते हैं कि गोचर में जो ग्रहों का परिक्रमा रहती है वो क्या रहता है। पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज चलती है और परिक्रमा पथ भी पृथ्वी का एंटी क्लॉकवाइज है, जिसे हम पृथ्वी का मार्ग बोलते हैं। तो ठीक इसी तरीके से पृथ्वी जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको मार्ग बोलते हैं, मार्गी। तो कुंडली में भी सारे ग्रह और राशियां एंटी क्लॉकवाइज ही चलती हैं, इसी को हम मार्गी बोलते हैं। मतलब कोई भी ग्रह पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरीके से अपना मार्ग निर्धारित करता है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं, अर्थात वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। मतलब गोचर में अगर सूर्य मेष राशि में है तो अगले महीने वो वृष राशि में आएगा, उसके बाद वो मिथुन राशि में आएगा और उसके बाद वो कर्क राशि में आएगा। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं, मतलब वो क्लॉकवाइज चलेंगे। राहु जैसे इस समय वृष राशि में गोचर कर रहे हैं तो राहु का अगला गोचर मेष राशि में होगा, उसके बाद मीन राशि में होगा और उसके बाद कुंभ राशि में होगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि मार्गी और वक्री दोनों तरीके से चलते हैं। मार्गी अर्थात वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और वक्री अर्थात क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं। तो ग्रहों का मार्गी और वक्री होना मतलब उनका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलना होता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, कोई भी ग्रह जो परिणाम देता है वो अपने गोचर में, महादशा में या अंतरदशा में किस तरीके से रिजल्ट डिलीवर करेगा, यह उस ग्रह की डिग्री निर्धारित करेगी। उस ग्रह की डिग्री से उस ग्रह की क्षमता का पता चलेगा। और अगर वो ग्रह सूर्य के साथ है तो अस्त तो नहीं है, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि वो ग्रह कितना पावर रखता है और कितने हमारी ज़िंदगी में प्रभाव देगा, कितने प्रतिशत है। अगर बाल अवस्था में मैंने बताया था कि 25%, किशोर अवस्था में 50%, युवावस्था में 100%, प्रौढ़ अवस्था में 50% और वृद्धावस्था में 25% ही रिजल्ट दे सकता है कोई भी ग्रह अपनी महादशा या अंतरदशा में। तो आज हमने ये जाना कि ग्रहों की डिग्रियां, मार्गी, वक्री और अस्त होना क्या होता है, किस तरीके से इनकी डिग्रियां रिजल्ट डिलीवर करती हैं और उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, ये हमने समझा। किसी भी मंत्र को किताब से पढ़ने से सिद्ध नहीं होता। ये गुरु ब्रह्म ज्ञान है। इसको किसी गुरु से या विद्वान से या अनुभवी पंडित ब्राह्मण से प्राप्त करना चाहिए और इसके बाद इसको अनुष्ठान विधि पूर्वक पूजा करके इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। जैसे कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये शंकर जी का बहुत पवित्र मंत्र है। इस मंत्र से आदमी मानसिक शांति, समृद्धि, खुशहाली, घर की सारी महिमा इसे प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए ये है कि मंत्र को कोई भी मंत्र हो कम से कम 1.25 लाख जप उसके होना चाहिए। और 1.25 लाख जप करने के लिए पहले मंत्र की संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे हमें 1.25 लाख करना है, माने 125,000, तो 10 माला प्रतिदिन करने से 1000 मंत्र प्रतिदिन होते हैं। इनको 125 दिन करने से 10 माला प्रतिदिन करने से 1.25 लाख होते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि मंत्र की संख्या निश्चित रूप से जप की संख्या निश्चित रहे। अंतिम दिनों में घटबढ़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग दी अनुष्ठान proper care should be taken. For that, auspicious election muhurta should be found. In good muhurta, muhurta includes tithi, var, nakshatra, yoga. If all the 5 are auspicious, then anushthan will be successful. For that, before starting, due care should be taken for. The person who is conducting the anushthan, for that bhuta shuddhi is very important. Body shuddhi, mind, body, soul together
all should be pure. And before taking all precautions for austerity, and new cloth should be worn. And for that, new asan, woolen asan, kusasan should be used. And Manustan, where the Manustan is to be started, that should be in the northeast direction. That place should be purified by cow dung over, and Ganpati should be seated there, and Kalash, Sthapan of Kalash should be made, and make response for Ganpati for this, and pray that my anustan should be successful. For that, Ganita Harseed, Bachan of Agasti should be started. Then conducting this other sees Riyam, Ram Raksha should be most fast. Along with Hanuman Kavach, Panchmukhi Kavach and Ekmukhi Kavach from Hanuman part. This is detailedly described in Hanuman part book published by Gandhi Prakashan. So due care should be taken because all the auspicities are great and godly gift will be given if anustan is successful. So for doing this anustan, first of all decide the number of mantras. For every stone at least 7 lakh mantras are very necessary. For conducting full mantra chara, 10 malas of Rudraksh per day means 1000 per day. For making 125,000, 125 days required. And this way, 7 lakh mantra jap will be completed. After completing mantra jap, 10% havan should be conducted with गाय के घी से, और सब अदर सामग्री should be very purified. After that, havan tarpan should be conducted. The same month should be used for tarpan, but in the last, tarpan tam sab should be added. For example, Namah Shivaya, Om Tarpantam, Om Tarpantam, Om Tarpantam. Brahaspati Tarpantam, Indra Tarpantam, Sarvdeva Tarpan, like this. After Tarpan, marjan should be conducted. Marjan means snan. That month should be used, and jal, porous jal, Ganga jal, or water from the Pasha school for hand pump should be used with Ganga jal. And with the small chammach, that jal should be thrown over the head with achman. So that this way marjan will be completed. The havan, tarpan, marjan. After marjan, there should be Brahma Bhoj and Brahman Bhoj after Dan Padhati. Dan should be given. Suppose anustan is made to Lord Hanuman, red pushpa, red clothes, or red vastu, or red lal anaj, sambu masur, jud, adi, things required for mass. They are all written in Panchang, Pundrana Saga Panchang. That material should be taken from that. And with full austerity, this should be conducted. And then Dan, donation of the deity, that is also written in Panchang. That should be conducted. So after that, Havan, Puspanjali, or Prasana, Avam न जाना भी न जाना ही तवाचन पूजन क्षमस्व परमेश्वर, जो हमसे बना वो हमने किया उसको उतना ही स्वीकार करो। इस तरह से प्रार्थना मार के फिर उस मंत्र पुष्पांजलि करें
ओम यज्ञें यज्ञवन्तो देवस्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते नाकं महिमाना संजत्तु गुरुवे साध्या शान्तिवा। ओम राजा जराजय प्रहिताजिन ओम वैष्णव कुर्मे समे कामान काम मह्यम काम स्वरूप वैष्णव कुबेर वैष्णव महाराज शक्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्य पारमेश्वर राज्य महासंत परंत सराभो अंतादा प्राकृति संत परंत एक राष्ट्र कुछ लोग अभितु मट्टापास के काम प्रसादी। ओम पूर्णमदा पूर्णम पूर्णस् पूर्णमुच्य पूर्णस् पूज्यते मन पुष्पान् गणेश अभ्याभ्या मन पुष्पान् समर्पयामि। ओम नमो भक्तवे इति अनुष्ठान पद्धति संपूर्ण। This Anushthan Paddhati, I am very grateful to Sri Chandan Mishra, son of late Sri Shankar Mishra, who has his now own heavenly abode. He is a great man. He is always engaged in activities Manasa Vacha Karmana. Subham Bhavat.